वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे। आप जानते हैं एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंस। हर कंपटीशन में जो भी बच्चे सक्सेसफुल हुए हैं उनकी रैंक वन की रैंक टू की बात करें या पीछे रैंक वाले हैं उनकी बात करें, जिन्होंने भी बहुत अच्छे मार्क्स आसानी से बनाए हैं, उन सभी का कॉमन स्टेटमेंट है कि एनसीईआरटी थॉरो करना है। तो उसी कड़ी में हम एनसीईआरटी थॉरो कर रहे हैं बच्चों। वर्ड टू वर्ड हम जा रहे हैं एनसीईआरटी में। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज चैप्टर नंबर 7 से 11th क्लास की एनसीईआरटी आप ओपन कर सकते हैं। पेज नंबर बच्चों ये है 161, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, आर्टिकल 7.8.2 ये हमें समझना है। सेंटर ऑफ मास का आपको आइडिया है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कई बार कंफ्यूजन होता है इसमें, लोग ऐसे मान लेते हैं कि दोनों एक ही हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों एक रहते भी हैं, पर दोनों में थोड़ा अंतर है। तो जहां पर हम ग्रेविटी को सेंटर्ड मान सकते हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहां हम मास को सेंटर्ड मान सकते हैं वो सेंटर ऑफ मास है। और दोनों में अंतर ये कि ग्रेविटी को आप वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उसमें डायरेक्शन है, और मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होने के बावजूद ग्रेविटी मींस वेट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। दिस इज कंसेप्ट। बिकॉज अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, माउंट एवरेस्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे विद हाइट, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू कम हो जाएगी तो नेचुरल वेट जो है उधर कम हो जाएगा, भले ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए अब आपको इस आर्टिकल को समझना है। तो एनसीईआरटी आपने खोल ली होगी। तो बच्चों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेनी ऑफ यू may have the experience of balancing your notebook on the tip of a finger। आपने वो किया होगा ना, ऐसे एक्टिविटी, किताब को लेकर बैलेंस करने की मजा भी आता है। Figure 7.24 illustrates a similar experiment that you can easily perform। 7.24 ये रहा बच्चों, ये एक पेंसिल है, ठीक है, टिप ऑफ पेंसिल, और ये कोई कार्डबोर्ड का टुकड़ा है। तो ये एक्टिविटी करके देखो, मजा आएगा, है ना। बॉल को तो नचाते हुए देखो, बॉल घूमते हुए फिंगर पे रोकते हैं हम ना, बॉल घूम रही होती तब आप फिंगर पे रोक रहे हो। उसमें ज्यादा स्किल नहीं है, स्किल तो है, इतनी ज्यादा स्किल नहीं है जितना इसमें रोकना पड़ेगा। आपने इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ा था, तो एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है। बॉल जब घूम रही है, पहिया जब चल रहा है, घूम रहा है, सिक्का जब घूम रहा है, बैलेंस करना आसान है। और जब नहीं घूम रहा है, स्लो साइकिलिंग में बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, जितना ज्यादा स्लो करते जाएंगे। जब तक मूवमेंट में है, क्योंकि वहां एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इन्वॉल्व हो जाता है। इस बारे में सोच के देखो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। You can locate by trial and error a point G on the cardboard where it can be balanced on the tip of the pencil. The cardboard remains horizontal in this position. This point of balance is the center of gravity of the cardboard. The tip of the pencil provides a vertically upward force due to which the cardboard is in mechanical equilibrium। यानी यहां पर फोर्सेस भी बैलेंस होंगे, और टॉर्क्स और कपल अगर बन रहा है कोई तो वो भी बैलेंस होगा, दोनों बैलेंस होंगे। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मींस कंप्लीट इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। As shown in the figure 7.24, the reaction of the tip is equal and opposite to mg, the total weight, that is the force of gravity on the cardboard। ये देख पा रहे हैं आप, रिएक्शन फोर्सेस आर ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ। इफ इट वर नॉट सो, अगर ऐसा नहीं होता तो या तो ग्रेविटी की वजह से पेंसिल की नॉक टूट जाती, या फिर ये कार्डबोर्ड ऊपर उड़ जाता। इट इज ऑल्सो इन ओके इफ द टोटल वेट ये ऑन द कार्डबोर्ड एंड हेंस द कार्डबोर्ड इज इन द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ऐसा है, इसलिए क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। इफ इट इज ऑल्सो इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इफ इट वर नॉट सो, अगर ऐसा नहीं होता, ड्यू टू द अनबैलेंस्ड टॉर्क इट वुड टिल्ट एंड फॉल, गिर जाता।
There are torques on the cardboard due to the forces of gravity like m1g, m2g etc. अलग अलग पार्टिकल अगर हम कंसिडर करें, रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट करें, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स etc. एक्टिंग ऑन द इंडिविजुअल पार्टिकल्स दैट मेक अप द कार्डबोर्ड, तो वो सब बैलेंस हो रहे हैं। क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंसिंग ए कार्डबोर्ड ऑन अ टिप ऑफ पेंसिल, द पॉइंट ऑफ सपोर्ट G इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर यहाँ बैलेंस हो रहा है तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बैलेंस नहीं हो रहा है तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है। ओके, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार्डबोर्ड इज सो लोकेटेड दैट द टोटल टॉर्क ऑन इट ड्यू टू द फोर्सेस m1g, m2g, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, मान लीजिए n पार्टिकल्स है अप टू mng एटसेट्रा, इज जीरो इफ ri जनरल कोई हमने पोजीशन वेक्टर ले लिया, इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल, आईवे पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है, ठीक है, ऑफ एन एक्सटेंडेड बॉडी with respect to its center of gravity, then the torque about center of gravity due to the force of gravity on the particle is tau subscript I, this is I, equal to Ri cross m1g। r cross f होता है ना फॉर्मूला, r cross f, तो f की जगह क्या आ गया mig। the total gravitational torque about the center of gravity is zero, हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी है। तो tau g equal to sigma tau I equal to sigma Ri cross mig equal to 0. We may therefore define the center of gravity of a body as that point where the total gravitational torque on the body is 0. बच्चों ये डेफिनेशन हो गई, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क, सारे आघूर्णों का, गुरुत्वीय आघूर्णों का योग शून्य होता है। वी नोटिस वहां पहले हमने क्या लिया था, सेंटर ऑफ मास के लिए था मोमेंट ऑफ मास, डिफरेंस समझ लेना, सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ मास इज जीरो, देन इट इज सेंटर ऑफ मास। टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क जीरो है उसके पॉइंट के अबाउट, तो ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वी नोटिस दैट इन इक्वेशन 7.33 g is the same for all particles and hence it comes out of the summation। कांस्टेंट क्वांटिटी को हम समेशन या इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। समेशन बच्चों इंटीग्रेशन जहां से होता है। दिस गिव्स, सिंस g इज नॉन जीरो, तो सिग्मा mi ri इक्वल टू जीरो, यानी ये कंडीशन वापस से क्या हो गई, सेंटर ऑफ मास वाली कंडीशन हो गई। रिमेंबर दैट द पोजीशन वेक्टर्स ri आर टेकन विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ in accordance with the reasoning given below, equation 7.4a in section 7.2, if the sum is zero, the origin must be the center of mass of the body। तो center of mass से मैच हो गया। Thus, the center of gravity of the body coincides with the center of mass। तो मैंने शुरू में आपको क्लियर कर दिया था, दोनों में बहुत मामूली सा अंतर है, और वो अंतर क्यों आ रहा है, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यूज एक्सटेंडेड बॉडी के लिए अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग है तो ये अंतर आएगा। We note that this is true because the body being small, अगर छोटी है, g does not, इस फिगर को भी देख के चलते हैं। 7.25 center of gravity of a body of irregular shape, center of gravity body g lies on the vertical a1 through the point of suspension of the body a। ठीक है, यहाँ से लटका रखा है और ये अगर बैलेंस्ड है तो इस लाइन से होकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन पर कहीं होगा। सो वैल्यू ऑफ g वेरी फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द बॉडी टू द अदर। अगर बॉडी बड़ी होगी जैसे माउंट एवरेस्ट, इफ द बॉडी इज सो एक्सटेंडेड दैट g वेरीज फ्रॉम पार्ट टू पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, g बदल रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में जाने में, देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास विल नॉट कोइंसाइड। बेसिकली the two are different concepts। The center of mass has nothing to do with gravity, it depends only on the distribution of mass of the body। बच्चों इसकी इनसाइट में चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं। अभी हमने बात की कि छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है, ठीक है, छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है, ये हमने बात की। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है, एक्सटेंडेड है, तो अब सवाल ये उठता है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर डिफरेंट होंगे
तो वो डिफरेंस किस तरह से आएगा? क्या सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगा सेंटर ऑफ मास से? माउंट एवरेस्ट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, नाम सुनते ही ठंडक एक आंखों में समा जाती है। जिन्होंने भी बर्फ के पहाड़ देखे हैं वो फीलिंग वो जानते हैं। तो माउंट एवरेस्ट में एक तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। ऊपर ऊपर जैसे जाएंगे, किसी भी पहाड़ में जाएंगे तो ऊपर से वो सकड़ा नैरो होता जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास नॉन यूनिफॉर्म है, ऊपर जाने पर सकड़ा होता जा रहा है। तो निश्चित रूप से उसका सेंटर ऑफ मास सिमेट्री के हिसाब से देखें तो जो उसकी हाइट है h/2 पर नहीं होगा। एग्रीड, h/2 पर नहीं होगा, h/2 से थोड़ा सा नीचे होगा। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो जैसे जैसे हम हाइट के साथ बढ़ते हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे बच्चों आने वाले चैप्टर में, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में आप देखेंगे कि g, स्मॉल g हाइट के साथ डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं g की वैल्यू कम होती है। तो ऐसे सिचुएशन में ऊपर वाला जो मास है माउंट एवरेस्ट पर, उसके लिए g की वैल्यू कम है, यानी उसका वेट कम है। नीचे वाला जो मास है उसके लिए, जो बिल्कुल अर्थ सरफेस के पास में, उसके लिए g की वैल्यू मैक्सिमम है, तो उसका वेट सबसे ज्यादा है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नीचे की तरफ होगा। कौन ज्यादा नीचे होगा, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी? थोड़ा सा सोचो तो आपको जवाब मिल जाएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड नहीं करेगा माउंट एवरेस्ट के लिए, और सेंटर ऑफ मास से भी नीचे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा, मास नीचे ज्यादा है उस वजह से भी, और ग्रेविटी नीचे ज्यादा है उस वजह से। तो आप समझ गए होंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कब डिफरेंट हो जाते हैं, जब बॉडी एक्सटेंडेड होती है, बहुत बड़ी होती है। तो लेट्स गेट बैक, बस इस पे चलते हैं बच्चों। तो हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे, in section 7.2 we found out the position of the center of mass of several regular homogeneous objects. Obviously the method used there gives us also the center of gravity of these bodies, क्योंकि सब छोटी छोटी थी। if they are small enough, बड़ी होती तो नहीं होता है। Figure 7.25 illustrates another way of determining the center of gravity of an irregular shaped body like a cardboard. If you suspend the body from some point like A, the vertical line through A passes through the center of gravity. ये भी center of gravity locate करने का एक method है। We mark the vertical line AA1। बच्चों कई एक्सपेरिमेंट में हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं। लंब लाइन जहां पर भी, जिस भी एक्सपेरिमेंट में यूज हो रही है हॉरिजॉन्टल के लिए, जहां पर आपको सिंपल पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट करना है, पेंडुलम को आप लटका रहे हैं, तो वो बिल्कुल जो वर्टिकल रहेगा, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास सेम लाइन से पास हो। वी देन सस्पेंड द बॉडी थ्रू अदर पॉइंट लाइक बी एंड सी, वहां से लटका कर देखेंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ द वर्टिकल्स गिव्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कैसा भी इरेगुलर शेप का लैमिना हो, जनरली ये जो ओलंपियाड होते हैं इसमें जब हम प्रैक्टिकल कराते हैं, जैसे IJS हो गया, IPHO वगैरह वगैरह, एशियन ओलंपियाड होता है, तो फिजिक्स ओलंपियाड की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें हम इरेगुलर शेप की लैमिना ट्रायंगुलर काट के, ट्रायंगुलर शेप में लैमिना काट के उसको लटकाते हैं अलग अलग पॉइंट से, उस पर फिर मार्किंग लगाते हैं धागे की मदद से सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट करने के लिए। वी मार्क द वर्टिकल AA1, वी देन सस्पेंड द बॉडी थ्रू अदर पॉइंट्स लाइक B and C। द इंटरसेक्शन ऑफ द वर्टिकल्स गिव्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक्सप्लेन व्हाई द मेथड वर्क्स। मेथड क्यों काम कर रहा है? सिंस द बॉडी इज स्मॉल इनफ, द मेथड अलाउज अस टू डिटरमाइन आल्सो इट्स सेंटर ऑफ मास। क्योंकि दोनों कोइंसाइड करेंगे, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा। एग्जांपल 7.8 देखते हैं बच्चों। मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 kg इन मास। ये है मेटल बार, इसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर, इसका मास 4 kg, सपोर्टेड ऑन 2 नाइफ एजेस। दो सपोर्ट है K1 एंड K2, नाइफ एजेस नाम दिया हमने इनको। प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है एक दूसरे से। 6 kg weight is suspended at 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड।
ओके 6 kg वेट लटका दिया हमने, ये रहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये P पॉइंट पर W1 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, एक एंड से 30 सेंटीमीटर। फाइंड द रिएक्शंस एट द नाइफ एजेस, यहाँ पर जो रिएक्शन है जो उसको बैलेंस करेंगी वो हमें पता करनी है। Assume the bar to be of uniform cross section and homogeneous, ये assumption है बच्चों। जब लो लेवल पे क्वेश्चन बनता है, 11th क्लास की बात करें तो लो लेवल पे जब क्वेश्चन बनता है बच्चों, तो वहां पर ये assumption लेकर उसको आसान बना दिया जाता है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ले लिया, अगर यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता तो क्या फर्क पड़ जाता बच्चों? अगर ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता तो यहाँ कैलकुलस लगाना पड़ जाता हमको, ये कैलकुलस की एप्लीकेशन आईआईटी एडवांस के लेवल का क्वेश्चन बन जाता। होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन है, होमोजेनियस नहीं होता, हिट्रोजेनियस होता, यानी नॉन यूनिफॉर्म होता डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर से हमें कैलकुलस लगानी पड़ जाती। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस ऑफ डेप्थ। तो कंसेप्ट जो है उसको समझना है आपको। फिगर 7.26 shows the rod AB, the positions of the knife edges K1 and K2, the center of gravity of the rod at G, and suspended weight at P. Note that weight of the rod W acts at its center of gravity, यहाँ काम कर रहा है। The rod is uniform in cross section and homogeneous, hence G is at the center of the rod। ठीक है। ए बी इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, ए से लेकर बी तक के डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर, ए जी इज 35 सेंटीमीटर, सेंटर पे होगा। ए पी इज 30 सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ है। पी जी इज 5 सेंटीमीटर, पी से लेकर जी तक की डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करके हमने निकाल ली। ए के वन इक्वल टू बी के टू, ए के वन ये जो पैग हैं, पैग भी बोलते हैं इनको सपोर्ट्स को, बी के टू दोनों डिस्टेंस बराबर है और 10-10 सेंटीमीटर दूर है। क्यों, कैसे पता चला? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको। एंड K1G इक्वल टू K2G, K1 से लेकर G तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर कम कर दिया तो 25 सेंटीमीटर इधर से K1G और इधर K2G 25 सेंटीमीटर। ऑल्सो W इक्वल टू वेट ऑफ द रॉड। अब हम क्या करेंगे बच्चों? मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो 4 kg जो है वो काम कर रहा है। W1 इक्वल टू सस्पेंडेड वेट इक्वल टू 6 kg। ठीक है, एक्स्ट्रा वेट जो हमने लटका रखा वो 6 किलोग्राम है, रॉड का खुद का 4 किलोग्राम है। R1 एंड R2 द नॉर्मल रिएक्शंस ऑफ द सपोर्ट एट द नाइफ एजेस और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड। सारे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो R1 R2 ऊपर की तरफ काम कर रहा है, W1 और W नीचे की तरफ काम कर रहा है, चारों मिलाकर सम 0। नोट W1 एंड W एक्ट वर्टिकली डाउन एंड R1 R2 एक्ट वर्टिकली अप। और कंसिडरिंग रोटेशनल इक्विलिब्रियम उसकी बात करें, वी टेक मोमेंट्स। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस, मोमेंट्स ले लेंगे फोर्सेस का। ए कन्वीनियंट पॉइंट टू टेक मोमेंट्स अबाउट इज जी। जी के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। द मोमेंट्स ऑफ R2 एंड W1 आर एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए जी के अबाउट R2 एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाएगा और W तो 0 हो जाएगा। ठीक है, W1 की बात करें तो W1 भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, बस R1 बैलेंस करेगा, उसको क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा। सो मोमेंट्स ऑफ R2 एंड W1 आर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्योंकि हमने कन्वेंशन लिया है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा तो पॉजिटिव, वेयर इज द मोमेंट ऑफ R1 इज क्लॉकवाइज नेगेटिव। R1 जो उसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिव हो गया। और इक्विलिब्रियम, रोटेशन इक्विलिब्रियम, माइनस R1 इंटू K1G प्लस W1 इंटू PG प्लस R2 इंटू K2G इक्वल टू 0। मोमेंट आर्म से हमने मल्टीप्लाई कर दिया वेट को। इट इज गिवन दैट W 4 ग्राम है और 4G न्यूटन। ओके, 4 किलोग्राम था, उसको G से मल्टीप्लाई किया, मास M इंटू G बिकम्स फोर्स। वेट है 4G न्यूटन, W1 है 6G न्यूटन। ये लिखने का एक तरीका है बच्चों, आप ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं तो 60 न्यूटन, G को 10 लेकर 40 न्यूटन ऐसे भी लिख सकते हैं। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ पर 9.8 कभी किसी क्वेश्चन में दिया रहता है, कभी नहीं दिया रहता है। नहीं दिया रहता, आपके पास छूट है, आप 10 मान सकते हो। दिया हुआ है
तो जो दिया वही मानना है। With numerical values inserted, R1 plus R2 minus 4 into G minus 6 into G equal to 0 और R1 plus R2 equal to R1 plus R2 equal to 10G। ठीक है, कैसे? इक्वेशन 1 में न्यूमेरिकल वैल्यूज आपने डाली इसमें, क्योंकि यहां तो R1 प्लस R2 है, तो ये आ गया हमारे पास। अब इक्वेशन 2 में डालते हैं माइनस 0.25 R1, ये डिस्टेंस जो है, ठीक है, K1G प्लस 0.05 W1, ये PG डिस्टेंस 0.05 प्लस 0.25, ये सेंटीमीटर को हमने बच्चों मीटर में बदल दिया ना, इसलिए पॉइंट लगा हुआ सॉरी, इक्वल टू 0 और R2 माइनस R1 यहां से हमको मिलता है 1.2G न्यूटन, और वैल्यू डाल देंगे G की 9.8 तो मिलेगा 11.76 न्यूटन। अब इक्वेशन 3 और 4 से, क्योंकि दो इक्वेशन हमारे पास आ गए R1 R2 में, हम R1 भी निकाल लेंगे R2 भी निकाल लेंगे। 54.88 एंड R2 इज 43.12 न्यूटन। आसानी के लिए आप ये कर सकते हैं, G को अगर 10 मानेंगे तो कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाएगी, पर एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, आसपास का मिलेगा, अप्रॉक्सीमेट। Thus the reactions of the support are about 55 Newton at K1 and 43 Newton at K2, राउंड ऑफ करके बोला। तो 55 और 43 क्या बैलेंस हो रहे हैं, जोड़ लीजिए, 50 और 40 90, 90 और ये हुआ 98, 98, तो ये 98 है, और वो टोटल कितना था 6 + 4 100 न्यूटन, तो 9.8 लिया उससे ये आ गया। तो बच्चों ये इस तरह से 54.88 में अगर 43.12 न्यूटन जोड़ता हूं मैं, तो फिर क्या मिलेगा मुझे, 50 और 40 90 और ये 98 न्यूटन ही मिलेगा टोटल। तो सवाल उठता है कि वो तो 6 और 4 था, तो बाकी कहां गया? सोचो थोड़ा सा, वो काम कर रहा था 6 एंड 4 kg 6 kg, तो टोटल कितना हुआ 100 न्यूटन, ठीक। और यहां पर R1 R2 प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों मिलकर 98 न्यूटन, तो 2 न्यूटन का क्या हुआ, थिंक अबाउट, और कमेंट में मुझे कमेंट करके लिखना बच्चों इस वीडियो के, तब पता चलेगा आप कितने इंटरेक्टिव हैं। ओके, जो टीचर्स हैं वो भी ध्यान दें इस पॉइंट पर, और इसका एक्सप्लेनेशन भेजें। एग्जाम्पल 7.9, इसको देखते हैं बच्चों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 मीटर लॉन्ग लैडर, ये सीढ़ी है 3 मीटर लंबी है, वेइंग 20 kg, इसका पूरा वजन इसका कितना है 20 किलो, लीन्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस वॉल, इट्स फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल, यहां से दीवार के कोने सी से 1 मीटर की दूरी पर इसका नीचे वाला हिस्सा है, सीढ़ी के पैर है। इन फिगर 7.27 फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर, फ्लोर से कितना रिएक्शन मिलेगा जिसको एन से दिखाया, और वॉल से कितना रिएक्शन मिलेगा जिसको स्मॉल आर से दिखाया, वो हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या है, वेट W काम कर रहा है सेंटर ऑफ मास पे, ये डिस्टेंस 1 मीटर दी हुई है, ये 3 मीटर है, उससे हम ये निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, 2√2 मीटर आ जाती है। अब फोर्सेस को बैलेंस करना है हमको। The ladder AB is 3 meter long, its foot A is at distance 1 meter from the wall. From Pythagoras theorem, BC 2√2 meter आ गया। The forces on the ladder are its weight W। अब लैडर हमें यहाँ दिखनी चाहिए बच्चों, तभी बात बनेगी। लैडर कैसे दिखेगी, देखो ऐसे दिखेगी, सीख लीजिए जिनको सीखना है, वीडियो बनाने वाले लोग जो वीडियो बनाते हैं, लैडर कैसे दिखेगी। अरे गड़बड़ हो गई, इसे करते हैं। बहुत से लोगों ने पूछा सर आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने तो नहीं पूछा, एक ही सवाल आया
कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है तो स्क्रीन रिकॉर्डर है सिंपली। हाँ, पेड है, फ्री नहीं है। ये तो स्क्रीन रिकॉर्डर है जिस पे मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दूसरा जो 12th क्लास के वीडियो और भी जो दूसरे वीडियो बन रहे हैं वो वही टेक्नोलॉजी है, ग्रीन स्क्रीन यूज करके। यानी हमें जो है महंगा वाला वो स्मार्ट बोर्ड खरीदने की जरूरत नहीं है, वैसे ही वीडियो हम बना सकते हैं कम खर्चे में। तो उसके लिए उसको क्रोमा टेक्नोलॉजी बोलते हैं और प्रीमियर प्रो पर इजीली हो जाता है। ऐसा करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है सॉफ्टवेयर प्रीमियर प्रो। तो प्रीमियर प्रो के थ्रू हम कर सकते हैं इसको, और एंडलेस है, कोई लिमिट नहीं है। जो इफेक्ट्स आप डालना चाहें, जितनी क्रिएटिविटी आपके अंदर भरी है वो सारे निकाल सकते हैं। पावर पॉइंट के फीचर्स, प्रीमियर प्रो के फीचर्स मिलाकर जैसा आप स्टूडेंट जैसा कन्वे करना चाहे वीडियो में कन्वे कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। यू कैन एक्सप्रेस दैट क्रिएटिविटी। ये लो साहब, आ गई सीडी, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम साइमल्टेनियसली डिस्क्रिप्शन के साथ इस डायग्राम को रेफर कर पाएंगे। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम से हमने b से निकाल लिया 2√2। द फोर्सेस ऑन द लैडर आर इट्स वेट w acting at its center of gravity d, reaction forces f1 and f2 of the wall, f1 and f2, ठीक है, नीचे f2 है, ऊपर वाला f1 है, मिसिंग यहाँ पे सबस्क्रिप्ट वाला, and the floor respectively. Force F1 is perpendicular to the wall. Since the wall is frictionless, force F2 is resolved into two components, the normal reaction and the force of friction F. देखिए भाई, ये मैं R कह रहा था इसको, अभी मैं क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट R, F सबस्क्रिप्ट 1, दिस इज F1। तो रिएक्शन फोर्स अलग से छोटा r यहाँ पर नहीं है, ये है सिंपली F1 जो कि यहाँ से रिएक्शन मिल रहा है नॉर्मल टू द वॉल। अच्छा, यहाँ से जो फोर्स लगा वो तिरछा लग रहा है थोड़ा, और दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स है। नोट दैट F प्रिवेंट्स द लैडर फ्रॉम स्लिपिंग अवे फ्रॉम द वॉल। जो लोग सीढ़ी पे चढ़े उनको पता है ये कैसे यहाँ से फिसल सकती है। अगर ये 1 मीटर से ज्यादा कर दिए डिस्टेंस, अप्रोप्रिएट नहीं रही, तो ये W जो है इसको घुमा देगा, ये यहाँ से सिरा उड़ जाएगा, नीचे सब गुड़ गोबर हो जाएगा, गिर जाएंगे। F prevents the ladder from slipping away from the wall, क्योंकि W तो इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है और ये F इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, दोनों बैलेंस करेंगे। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम बात करें, टेकिंग द फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन, N लग रहा है ऊपर W लग रहा है नीचे, बैलेंस हो गया, N माइनस W इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस लें। अब यहाँ कंसेप्ट है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैन नॉट बैलेंस द वर्टिकल फोर्सेस, क्योंकि थीटा 90 होने से कंपोनेंट 0 हो जाता है। तो दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया हमने, सिग्मा एफ एक्स अलग कर दिया, सिग्मा एफ वाई अलग कर दिया। तो एफ माइनस एफ वन, ये देखिए एफ इधर लग रहा है, सॉरी ये तो एफ वन है, एफ वन, और ये एफ एफ इधर लग रहा है और एफ वन लग रहा है अपोजिट। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम टेकिंग द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस अबाउट ए के अबाउट मोमेंट्स अगर मैं लेता हूं तो 2√2 f1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन से ले जाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे, ये देखो, अरे भाई वापस आ जाओ, ये देखो, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं F1 को, तो पॉइंट ए के अबाउट ये डिस्टेंस 2√2 है और F1 लग रहा है इधर F1। तो ये मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, और W इंटू हाफ क्यों, सोचो, W इंटू हाफ,
ये W काम कर रहा है इस तरफ, तो ये W देखिए यहाँ से गया ना, ये गया यहाँ से, तो ये डिस्टेंस हाफ 0.5, क्योंकि ये पूरी 1 मीटर है AC, तो दिस इज 0.5 एंड दिस डिस्टेंस इज 2√2। तो समझ में आ गया होगा आपको, इक्वल टू 0। आगे तो कुछ नहीं, मैथमेटिक्स से सॉल्व किया। मैथमेटिक्स में भी ट्रिक लगानी पड़ रही है हमको F2 निकालने के लिए, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्यों? रिजल्टेंट है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस याद आ गया होगा आपको, वेक्टर्स में जो पढ़ा था। तो F2 इज रिजल्टेंट ऑफ n एंड f, तो अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल, इसलिए तो ये कैलकुलेट करके रिजल्ट आ गया हमारे पास। फोर्स F2 मेक्स एन एंगल अल्फा। जब भी वेक्टर क्वांटिटी आप निकाल रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है, तो अल्फा बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, और tan अल्फा होगा n अपॉन f। हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा बनाएगा, tan अल्फा होगा n अपॉन f। ये देखिए अलग कलर दिखाता हूं, दिस एंगल इज अल्फा। अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं तो ये जो एंगल अल्फा है ये तो n के बराबर होगा, ये वाली साइड, और नीचे ये साइड छोटी हो जाएगी। यहाँ डायग्राम एप्रोप्रिएट नहीं है बच्चों, ठीक है। पैरेललोग्राम में, कंप्लीट पैरेललोग्राम को जो डायगोनल है तो इस तरह से वो दिखेगा। अगर मैं अलग से बनाकर बताऊं आपको, दिस इज f, दिस इज n। पैरेललोग्राम कंप्लीट किया हमने, ये हुआ रिजल्टेंट जो कि है F2, और ये एंगल अल्फा है। तो अब देख सकते हैं आप tan अल्फा इज n अपॉन f, जैसे कि यहाँ पर है। और फिर हम इसको टेबल में देख सकते हैं बच्चों, कई बच्चों को टेबल देखने नहीं आती, तो मैं टेबल भी बताऊंगा, ढूंढ के रखूंगा बच्चों अगले बार, और टेबल में बता दूंगा tan इनवर्स 4√2 कैसे कैलकुलेट करना है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री आ रहा है। तो अभी आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।